हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, अपनी अपनी तैयारी। आप चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो जिसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछी जाती है ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जा रही है हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से निःशुल्क, बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज साइंस करवाई जा रही है। जी हां प्यारे साथियों, नंबर 1 पर हमने टॉपिक पढ़ा था मानव रोग। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मानव रोग 1 नंबर टॉपिक पढ़ा था। नंबर 2 पर पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हम ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से। एक एक बातें मैंने बताई थी प्यारे साथियों, और इनकी पीडीएफ है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। नंबर 2 कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? ग्रंथियां। कौन सा टॉपिक पढ़ा? ग्रंथियां टॉपिक पढ़ा था। नंबर 3 नंबर टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ा? पाचन तंत्र, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ा था। नंबर 4 पर पढ़ा हमने उत्सर्जन तंत्र। कौन सा टॉपिक पढ़ा? उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। और अब कर रहे हैं हम नंबर 5 टॉपिक की बात, जो क्या है प्यारे साथियों? नंबर 5 टॉपिक हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी एक क्लास आपकी करवा दी गई है, जो अभी तक आप अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए प्यारे साथियों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम जैसे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये क्लास और आने वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे और बायोलॉजी आपकी चल रही है प्यारे साथियों। और राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं 2023 में, 2022 में, 2018, 2020, यानी सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की भूगोल हो, राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो प्यारे साथियों, चलिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। चलिए प्यारे साथियों, देखिए, यहां तक हम बात कर चुके थे एक क्लास में रक्त परिसंचरण तंत्र की। सबसे पहले हमने देखा रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? विभिन्न पदार्थों का, देखिए यहां पर शब्द देखिए, न रक्त है, यहां पर रक्त न होकर क्या शब्द है? विभिन्न पदार्थों का जंतु शरीर में परिवहन करना ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जो तंत्र प्यारे साथियों विभिन्न पदार्थों का जंतु शरीर में परिवहन करता है, उसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये बातें मैंने कल की क्लास में एक एक डिटेल से बताई थी। क्यों कहते हैं? एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण के अध्ययन को कहा जाता है, हीमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहा जाता है, एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विलियम हार्वे को कहा जाता है। और डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहां तक बात की थी। फिर हमने बात की थी रक्त परिसंचरण तंत्र के घटक। कौन कौन से घटक होते हैं? नंबर 1 पर रक्त, फिर रक्त नलिकाएं, उसके बाद हृदय, उसके बाद लसिका। इनकी बात कर रहे थे। पहले हमने बात की थी रक्त की। रक्त की बात करें तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति में कितना? 5 से 6 लीटर रक्त। यहां तक हमने एकदम आराम से बिल्कुल पढ़ा था। फिर रक्त के घटक देखे थे। प्लाज्मा तक हमने पढ़ लिया था कि प्लाज्मा का हल्का रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। आज हमें बात करनी है किसकी? रक्त कणिकाओं की। किसकी बात करनी है प्यारे साथियों? रक्त कणिकाओं की, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। एक पढ़ेंगे प्यारे साथियों डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। और एक पढ़ेंगे बिंबाणु। क्या पढ़ेंगे? बिंबाणु।
बाणु पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए रक्त कणिकाएं क्या होती है। रक्त कणिकाएं प्यारे साथियों रक्त में अपना कितना योगदान देती है, तो 40 से 45%। 40 से 45% रक्त में अपना योगदान देती है। कौन? रक्त कणिकाएं। जिसमें से आरबीसी का योगदान कितना? 99%। आरबीसी का सर्वाधिक योगदान होता है। अगर आपसे पूछ ले रक्त में सर्वाधिक योगदान किस रक्त कणिकाओं का होता है, तो आरबीसी का होता है। मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड में और आरपीएससी में। और देखिए 1% भाग किसका होता है? WBC और प्लेलेट्स। प्लेलेट्स बोले तो बिंबाणु जिसे कहा जाता है। WBC प्लस प्लेलेट्स का 1% और 99% किसका होता है? आरबीसी का। और टोटल रक्त कणिकाएं रक्त में कितना योगदान होता है? 40 से 45%। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं किसकी? आरबीसी की। बात करते हैं हम किसकी? आरबीसी की। तो देखिए आरबीसी अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या है? इरिथ्रोसाइट इसका अन्य नाम है। आकार, आकार किसका? आरबीसी का। आरबीसी का आकार होता है उभयावतल। क्या? उभयवातल, ये इसका आकार होता है प्यारे साथियों। फिर देखिए यहां पर जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन तो होता है आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का अन्य नाम आपको यही मिलेगा। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट। या अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन बनाएगा तो पता है किस प्रकार आएगा? निम्न में से आरबीसी के बारे में असत्य कथन है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। आरबीसी का जीवन काल 75 दिन होता है। फिर देखिए इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा कथन असत्य है? आरबीसी का जीवन काल 75 दिन नहीं बल्कि कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। फिर देखिए इसका निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि आरबीसी हमारे शरीर में आती कहां से है, यानी इसका निर्माण कहां से होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। अगर भ्रूणावस्था में बात करें, जब भ्रूण में होता है बालक तब यहां आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत में या थाइमस ग्रंथि में होता है। यकृत या थाइमस ग्रंथि में होता है। फिर देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, सप्लीन, तिल्ली, ये एक ही नाम है। प्लीहा को ही सप्लीन कहा जाता है, सप्लीन को ही तिल्ली कहा जाता है। शरीर का रक्त कोष भी सप्लीन को कहा जाता है। चलिए इसे हम अब समझते हैं। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है प्यारे साथियों, देखिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, तो 121वें दिन क्या होगा? आरबीसी मृत हो जाती है, यानी मर जाती है। और कहां पर जाकर मरती है? ये प्लीहा, सप्लीन या तिल्ली में जाकर मरती है, जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा कहलाता है? प्लीहा, सप्लीन, तिल्ली। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा, सप्लीन, तिल्ली, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ये तो हो गई प्यारे साथियों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक और कहा जाता है शरीर का रक्त कोष भी किसे कहा जाता है? सप्लीन को कहा जाता है। शरीर का रक्त कोष भी किसे कहते हैं? सप्लीन को कहते हैं। इतना आपको पता चल गया कि इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, आकार उभयातल, जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में यकृत या थाइमस ग्रंथि में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लिया, सप्लीन, तिल्ली को कहा जाता है। अब देखिए आरबीसी से एक रोग होता है प्यारे साथियों। कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया।
आरबीसी से एक रोग होता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसकी आकृति होती है हंसी आकार, और जिसको ये रोग होता है ना, सिकल सेल एनीमिया, उसे मलेरिया रोग कभी भी नहीं होता है। चलिए, एक ये बात तो अच्छी है कि सिकल सेल एनीमिया जिसको रोग होता है ना, उसे मलेरिया रोग नहीं होता। फिर काहे की अच्छी प्यारे साथियों, इससे रोग ही ना हो ना, सिकल सेल एनीमिया रोग ही ना हो, मलेरिया अच्छी, इससे तो मलेरिया ही अच्छी। कौन सा भी रोग अच्छा नहीं है प्यारे साथियों, कभी कह रहे हो मलेरिया अच्छी, कभी कह रहे हो सिकल सेल एनीमिया अच्छी, आप भी कमाल करते हो। और इसे कहते हैं आनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आनुवांशिक रोग कहते हैं किसे? सिकल सेल एनीमिया को। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए कार्य, देखिए यहां पर किसके? आरबीसी के कार्य, गैसों का परिवहन। नंबर 1 कार्य क्या है आरबीसी का? गैसों का परिवहन करना आरबीसी का कार्य। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, ईआर यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां अनुपस्थित रहती। अंतःपर्दवी झिल्ली, क्या? ईआर का मतलब अंतःपर्दवी झिल्ली अनुपस्थित रहती है। कौन कौन अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, गोल्जिकाए अनुपस्थित रहता है, और ईआर अनुपस्थित रहता है। आरबीसी में अनऑक्सीसंशन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? आरबीसी में अनऑक्सीसंशन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आरबीसी में ईआर नहीं होने के कारण इसका कंकाल वसा व प्रोटीन का बना होता है, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। अब समझिए एक एक बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? आप क्या कहोगे? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। फिर आपसे पूछे क्या आरबीसी में गोल्जिकाए होता है? जी नहीं, आरबीसी में गोल्जिकाए नहीं होता है। फिर पूछ ले क्या आरबीसी में ईआर यानी अंतःपर्दवी झिल्ली होती है? जी नहीं, ये भी नहीं होती है। अगर अंतःपर्दवी झिल्ली नहीं होगी तो आरबीसी का आकार या आरबीसी किससे बनी हुई होगी? तो आरबीसी बनी होती है प्यारे साथियों वसा और प्रोटीन से बनी होती है। आरबीसी किससे बनी होती है? वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? स्ट्रोमेटिन कहते हैं। और आरबीसी में अनऑक्सीसंशन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आरबीसी से में अनऑक्सीसंशन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, आरबीसी नोट यहां पर लगाया हुआ शानदार नोट है। स्तनधारियों मैमल्स में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं उपस्थित होता है या क्या अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक। देखिए स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। फिर भी अपवाद स्वरूप ऊंट व लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्तनधारियों में किन में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी नहीं, ऊंट और लांबा में पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो ऊंट व लांबा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन स्तनधारियां जिसे मेमल्स भी कहते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद स्वरूप ऊंट और लांबा में पाया जाता है। यह बात ये कहना चाहता है। फिर देखिए आरबीसी की संख्या, मेल में 50 से 55 लाख प्रति mm³। फिर फीमेल की बात करें तो 40 से 45 लाख प्रति mm³। इसका मापन किस में किया जाता है? आरबीसी संख्या का मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर में। आरबीसी का मापन प्यारे साथियों हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आरबीसी में वर्णक हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? Hb, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है Fe+2। ये ध्यान रख लीजिए, इसे लगा लीजिए फिर से स्टार। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe+2 पाई जाती है।
मात्रा देखिए हीमोग्लोबिन की। अब बात किसकी कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो मेल में 14 से 16 ग्राम प्रति हजार और यहां पर फीमेल में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है और मेल में 14 से 16 ग्राम पाई जाती है। ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि वायु दाब में कमी आती है। जब जब हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे आरबीसी की संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी क्योंकि वायु दाब में कमी आती है। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की अधिकता के कारण रोग होता है और एनीमिया रोग आरबीसी की कमी के कारण रोग होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, आगे डब्ल्यूबीसी। अब मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं आरबीसी। क्या समझाने जा रहा हूं, आरबीसी। ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है किसे, आरबीसी को। इसका आकार किसके समान, उभयावतल के समान होता है। इसका जीवन काल पूछ ले तो 120 दिन होता है। इसका निर्माण पूछे तो अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहां पर होता है, यकृत या फिर होता है प्यारे साथियों थाइमस ग्रंथि में। फिर हम बात करें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है पलिया, सप्लिन या तिल्ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पलिया, सप्लिन या तिल्ली को कहा जाता है। फिर हमने बात की थी आरबीसी के कार्य की। आरबीसी की कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, ये कार्य करता है गैसों का परिवहन। क्या करता है, आरबीसी का मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन करना। फिर हमने बात की थी कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और ईआर अनुपस्थित होता है। ईआर बोले तो अंतःपर्दवी झिल्ली, अंतःपर्दवी झिल्ली प्यारे साथियों। ईआर इसके कारण क्या होता है कि इसका जो कंकाल है ना, किसका, आरबीसी का, आरबीसी का कंकाल किसका बना होता है, वसा या प्रोटीन का बना होता है। वसा या प्रोटीन का बना होता है क्योंकि इसमें ईआर अनुपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जिसे कहते हैं स्ट्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कंकाल किसका बना होता है, वसा एवं प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने बात की थी स्तनधारियों की। किसकी बात की थी, स्तनधारियों की, कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट व लांबा में, किसमें, ऊंट व लांबा में पाया जाता है आरबीसी में केंद्रक। ऊंट व लांबा में पाया जाता है। फिर हमने आरबीसी की आगे बात की थी प्यारे साथियों की आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति एमएम, 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब प्यारे साथियों। ये तो होती है पुरुषों में, और 40 से 45 लाख प्रति एमएम क्यूब किस में होती है, ये होती है प्यारे साथियों महिलाओं में। फिर हमने बात की थी आरबीसी में वर्णक कौन सा पाया जाता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, जिसमें धातु पाई जाती है प्यारे साथियों Fe+2। कौन सी धातु पाई जाती है, Fe+2। वर्णक पूछे तो हीमोग्लोबिन, जो मनुष्य में, मानव में बात करें तो 14 से 16 ग्राम पाया जाता है, और महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में पाया जाता है 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम। फिर हमने बात की थी ऊंचाई में जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी तो पॉलीसाइथीमिया रोग होता है, और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की संख्या में कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, और आरबीसी की संख्या में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों, यहां पर देखिए WBC अनुपात RBC, ये संख्या दे रखी है, यानी इनकी संख्याओं का अनुपात कितना होता है, 1:600। WBC अगर 1 है ना तो RBC की संख्या कितनी होगी, 600 होगी। RBC की संख्या कितनी होगी,
600। चलिए अब बात करते हैं हम WBC की। देखिए अन्य नाम ल्यूकोसाइट, अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और RBC का अन्य नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। क्या था? एरिथ्रोसाइट अन्य नाम था, एरिथ्रोसाइट RBC का अन्य नाम। और WBC का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आकार निश्चित नहीं, इसलिए इसे एमीबोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबोइड कहते हैं, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता था। लेकिन RBC का उभयावतल, उभयावतल इसका आकार होता है। किसका? RBC का। जीवन काल 3 से 4 दिन, अधिकतम 13 दिन। किसका? WBC का अधिकतम जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, लेकिन RBC का जीवन काल कितना था? 120 दिन था। फिर हमने बात की निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणावस्था में पूछे तो यकृत या थाइमस ग्रंथि में होता है। फिर देखिए कार्य, इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। RBC का मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है रोग पर, RBC नहीं WBC का मुख्य कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। क्या बनाए रखना? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। और RBC का मुख्य कार्य क्या था? RBC का मुख्य कार्य था गैसों का परिवहन करना। क्या करना? गैसों का परिवहन करना। फिर देखिए WBC की संख्या को TLC में मापते हैं, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि ल्यूकोसाइट अन्य नाम किसका है? WBC का। संख्या देखिए 8000 से 11000 प्रति mm³। 8000 से 11000 प्रति mm³। और यहां पर RBC की बात करें तो RBC की संख्या कितनी थी? 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति mm³ मनुष्य में। और महिला की बात करें तो 40 से 45 लाख प्रति mm³। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, सामान्यतः संक्रमण के समय WBC की संख्या बढ़ जाती है। यदि WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया, कौन सा केमिया? ल्यूकेमिया, जिसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, हो जाता है। अगर WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया, जिसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। और ल्यूकोसाइटोपेनिया रोग कब होता है? जब WBC की संख्या कम हो जाती है। ल्यूकोसाइटोपेनिया, WBC की संख्या कम हो जाती है तब होता है। और WBC की संख्या बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया रोग होता है। और RBC की संख्या घट जाए तो कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। RBC की संख्या घट जाए तो एनीमिया रोग होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सोचने वाली भी बात होगी आपके लिए। यहां पर मैंने लिखे हैं प्रकार। किसके? WBC के प्रकार। WBC को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो कणिकाओं में, किसमें? कणिका में, और एक होता है अकणिका में। फिर कणिका में को 3 भागों में बांटा जाता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल। क्या? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अकणिकाओं को 2 भागों में, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। अब देखिए एसिडोफिल 4% पाया जाता है WBC में। यह अम्लीय है, अभिरंजक, इयोसिन से अभिरंजित होता है, इसलिए इसे इयोसिनोफिल कहते हैं। कार्य एलर्जी से सुरक्षा करना। एलर्जी से सुरक्षा, आपने सुना होगा बहुत लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, तो उससे सुरक्षा कौन करता है? एसिडोफिल करता है। ये याद रखिए बस, एलर्जी से सुरक्षा कौन करता है? एसिडोफिल्स करता है। फिर देखिए बेसोफिल्स, यह क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है। कार्य हिपेरिन की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हिपेरिन की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य बेसोफिल का है। बस इसके कार्य याद रख लीजिए। रोगों से सुरक्षा प्यारे साथियों न्यूट्रोफिल्स। और यहां पर मोनोसाइट का कार्य क्या होता है? ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है। आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट WBC होती है, जो एकणिका में होती है। और आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कार्य क्या है? मृत रक्त कणिका को रक्त से हटाना। मृत रक्त कणिका को रक्त से हटाना मोनोसाइट का कार्य है। और लिम्फोसाइट का कार्य है एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना। दोबारा समझिए प्यारे साथियों, यहां से प्रकार से दोबारा समझिए। प्रकार की हम बात करते हैं किसके? WBC के प्रकार। किसके प्रकार? WBC के प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो कणिका में, एक एकणिका में। फिर कणिका में को 3 भागों में बांटा जाता है, एसिडोफिल्स और बेसिफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एकणिका में को 2 भागों में बांटा जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एसिडोफिल का क्या कार्य होता है? एलर्जी से सुरक्षा करना। ए से एसिडोफिल्स, ए से एलर्जी, एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करना। फिर देखिए बेसोफिल्स का कार्य क्या है? हेपेरिन की मात्रा को नियंत्रण करना बेसोफिल का कार्य है। रोगों से सुरक्षा का कार्य न्यूट्रोफिल्स का होता है। मृत रक्त कणिकाओं को रक्त से हटाने का कार्य मोनोसाइट का होता है। और एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना लिम्फोसाइट का होता है। आकार में सबसे बड़ी पूछे WBC तो मोनोसाइट, और आकार में सबसे छोटी पूछे तो लिम्फोसाइट। यहां थे प्यारे साथियों आपके प्रकार। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा? बिंबाणु। तो प्यारे साथियों अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा RBC, जिसे क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन, अधिकतम 13 दिन हो सकता है प्यारे साथियों। फिर हमने बात की RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में कहां पर होता है? भ्रूण अवस्था में यकृत या थाइमस ग्रंथि में होता है। WBC का भी निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फिर हमने बात की थी RBC का कब्रिस्तान, पलिया सप्लिन तिल्ली को कहा जाता है। RBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है प्यारे साथियों? RBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको 2 बार बता चुका हूं RBC की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अब प्यारे साथियों, RBC की कमी से कौन सा रोग होता है। RBC में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और ER अनुपस्थित होता है। ER की अनुपस्थिति के कारण इसका निर्माण या इसका कंकाल RBC का किसका बना होता है? वसा या प्रोटीन का बना होता है। RBC का मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन करना। WBC का मुख्य कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC का प्रमुख कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। किसका? WBC का। फिर हमने WBC के 2 प्रकार देखे थे, कौन कौन से? एक तो कणिका में, एक एकणिका में। एकणिका में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 भागों में बांटा गया और कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया था। एरिथ्रोसाइट कौन कौन से भाग थे? एक तो एसिडोफिल्स था, एक बेसोफिल्स, एक न्यूट्रोफिल्स था प्यारे साथियों। अब बात करेंगे हम बिंबाणु या प्लेलेट्स की। बिंबाणु या प्लेलेट्स की देखिए प्यारे साथियों, बिंबाणु या प्लेलेट्स, जिसका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अन्य नाम, आपको तीनों एक साथ देख सकते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य को चुनिए। RBC इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि सभी सत्य हैं। फिर देखिए जीवन काल 6 से 7 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में। निर्माण अस्थि मज्जा में। कार्य रक्त का थक्का बनाना। विटामिन K का भी कार्य यही होता है। संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक प्रति mm³ होती है। फिर देखिए क्रांतिक संख्या, ये क्या होती है प्यारे साथियों? क्रांतिक संख्या। क्रांतिक संख्या 40,000 प्रति mm³। अगर इससे कम होती है ना तो प्लेलेट्स की संख्या इससे कम होती है तो त्वचा पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। त्वचा पर प्यूमा, पुपुना, क्या ये
पुपूना। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ये तो आप सभी को पता है। डेंगू रोग होता है तो किसकी संख्या घटती है? प्लेट की। कह नहीं प्लेट कम होगी, आप रोटी राटी खावा प्लेट को नहीं, प्लेट बाय प्यार साथियों या जो बिंबाणु का बने कदे नहीं सोच लो शरीर में प्लेट की कमी हो गिर थे खान लाग जो प्लेटा ही प्लेटा का ब्याह शादी में प्लेट हो बे खान लाग जो है प्लेट हो बिंबाणु के हो बिंबाणु। और इसकी कमी से डेंगू रोग, डेंगू बुखार आपने नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। जिस प्रकार शाहरुख खान कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। डेंगू रोग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक बार प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो प्यारे साथियों आपको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत दवाइयां भी लेनी पड़ती है। आगे देखिए, रक्त समूह। मैंने कल क्या कहा था प्यारे साथियों, आपको करवाऊंगा मैं यहां तक ही कि कल हम क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? कल हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आपको करवा दी जो मैंने कहा था वहीं तक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपको एक एक बातें बताई है, किसको क्या कहा जाता है, किसका निर्माण कहां पर होता है, किसका जीवन काल क्या है, क्या कार्य है और प्रकार कितने होते हैं, कमी से रोग, अधिकता से रोग, सभी बताए हैं आपको, एक एक जानकारी दी है। और प्यारे साथियों ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। अगर ये क्लास आपको यहां तक करवाई जाती ना, आरबीसी अदर कोचिंग के द्वारा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो लगभग आपको 10 घंटे में करवाई जाती। लिख कर ले लेना, अगर आपको यकीन ना होता है ना तो जाकर देख लीजिए। 10 घंटे में करवाई जाती आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और करवाई यही जाती, जितना मैंने बताया ना इतना ही बताया जाता, इससे ज्यादा नहीं बताया जाता। यही बताया जाता जीवन काल, निर्माण कार्य क्या होता है, संख्या कितनी होती है, अन्य नाम क्या होता है, ये प्रकार बता दिए जाते। सेम इतना नोट्स जितने मैंने बताए इतने नोट्स आपको 10 घंटे में, और यहां पर आपको करवा दिए मात्र कितने? 32 मिनट में। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रक्त समूह, फिर पढ़ेंगे आरच कारक पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त नलिकाएं स्टार्ट कर देंगे प्यारे साथियों। फिर पढ़ेंगे हम यहां तक जरूर पढ़ेंगे हृदय की। मैंने कहा था 3 या 4 क्लास में आपको रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट करा दूंगा, और वही है प्यारे साथियों। कल की क्लास में तो नहीं होगा, परसों आपको मेरे अनुसार आपको रक्त परिसंचरण टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अगर आप कर रहे हो पशु परिचर की तैयारी, एलडीसी की तैयारी, रीट की तैयारी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।